नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, परसों सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने फैसले में माना कि आरक्षण के लाभ को उपवर्गीकृत किया जा सकता है ताकि समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। साथ ही साथ इस फैसले के अनुसार आरक्षण के दायरे में आने वाले विभिन्न उपवर्गों के बीच संतुलित बनाए रखना आवश्यक है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि आरक्षण के लाभ केवल एक समूह तक सीमित न रहें, बल्कि सभी पात्र समूहों में समान रूप से वितरित हो। इस दृष्टिकोण से कोर्ट ने उपवर्गीकरण के माध्यम से आरक्षण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया है, ताकि वे समूह जो अब तक वंचित रह गए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। यह फैसला न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनकी पीठ द्वारा किया गया था, जिसे सरकार को आरक्षण की नीति को संशोधित करने और उपवर्गीकरण के माध्यम से सभी पात्र समूहों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। जैसा कि आपको पता है कि आरक्षण की नीति का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि आरक्षण नीति के तहत आने वाले लाभों का समान वितरण नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या के समाधान के रूप में उपवर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, इस उपवर्गीकरण के पीछे कुछ ऐतिहासिक रीजन है जो पहले से चले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो भी वर्डिक्ट दिए, कुछ मामले आए, उस पे उन्होंने जो जो भी अपने निर्णय दिए, वो उनमें से पहला मामला जो है वो इंदिरा साहनी वेस्ट भारत सरकार का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में उपवर्गीकरण की संभावना को स्वीकार किया। यह निर्णय उपवर्गीकरण की आवश्यकता को मान्यता देता है। साथ ही साथ आपको बताएं तो जो नेक्स्ट मामला हमारे समक्ष आया, वो आया 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश को लेकर, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश ने क्या किया था कि जो जो अनुसूचित जाति है, उसके अंदर उसने उपवर्गीकरण करने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसी का उपवर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके साथ ही जो तीसरा मामला हमारे समक्ष आया, उसमें था जनेश्वर मिश्रा बनाम भारत सरकार 2010 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ओबीसी का इसमें संवैधानिक ओबीसी का जो वर्गीकरण था, उसको संवैधानिक रूप घोषित किया गया, अर्थात इसके अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी बनाया गया ओबीसी के अंदर। और साथ ही साथ आपको ये बताएं हम कि उपवर्गीकरण का सरकार ने कहा कि इसका आधार क्या होना चाहिए, तो इसके आधार के रूप में राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि जिस समुदाय के लिए वे कोटा बनाना चाहते हैं, उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। मतलब कि राज्य सरकार अपनी इच्छा से किसी को भी शेड्यूल कास्ट है उसको उपवर्गीकृत नहीं कर सकता। जो भी उसके जो डेटाज होंगे, कोटाज होंगे, वो उसको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुसार इस पर काम नहीं कर सकती। उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर उसने राजनीतिक रूप से या अपनी मर्जी से ऐसा कोई उपवर्गीकरण किया है, तो सरकार उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था करने पर उसके लिए पर्याप्त आधार व रिसर्च डेटा का होना जरूरी है। जो कुछ भी वो उपवर्गीकरण करेगी, इसके अंदर उसको उसका आधार और रिसर्च का डेटा दोनों चीजें अपने पास रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया इस बार, उस निर्णय का अंश क्या है, उस निर्णय में उसने क्या चीजें कही, ये चीज जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होना चाहिए। आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर किसी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाएगा। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है या नहीं खड़ी हुई है।
अधिक पिछड़े समुदायों को अधिक प्राथमिकता देना और उन्हें विकास के उचित मौके देना राज्य का कर्तव्य है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग में SC ST वर्ग में कुछ लोग ही आरक्षण लेते हैं, तो क्या सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती? इसका जवाब है हाँ, सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसके साथ ही साथ चलिए हम थोड़े जो इसका बैकग्राउंड है, इसका थोड़ा इतिहास हिस्ट्री है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में आपको बताएं तो आरक्षण एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा रहा है, जो भारत में सामाजिक न्याय, समानता और अवसर की बहस के केंद्र में रहा है। आरक्षण का उद्देश्य वंचित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता प्रदान करना है। यह विषय विभिन्न अदालतों के फैसलों और सरकारी नीतियों के माध्यम से विकसित हुआ है। आरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, तो इसके 3 रीजन थे। इसके 3 रीजन में एक रीजन था ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सके। साथ ही साथ सेकंड रीजन के अंदर लिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्गों को प्रवेश के अवसर प्रदान किया जा सके, और थर्ड था सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करना। इस प्रकार से ये 3 रीजन थे जिनके लिए आरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई, मतलब कि रिजर्वेशन किया जाए, इसके बारे में सोचा गया और रिजर्वेशन किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में जो है वो अनुसूचित जनजाति जो है एससी को 50% रिजर्वेशन प्राप्त है, साथ ही साथ एसटी को 7.5%, और फिर लिया जाए तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्राप्त है, और ईडब्ल्यूएस को 10% तो इस प्रकार से 59.5% टोटली रिजर्वेशन है। अब इसके अंदर ये कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट है ये 15% है, जो 15% है। जैसे ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर करके उपवर्गीकरण किया गया है, सब कैटेगराइजेशन किया गया है कि जो क्रीमी लेयर के अंदर आ गए, उनकी आय का एक हिस्सा है, अगर उससे उनकी आय ज्यादा हो जाती है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार इसके अंदर ये भी कहा गया है कि कोई एक जाति शेड्यूल कास्ट में 15%, कोई एक जाति जो है वो जो गवर्नमेंट जॉब है या शिक्षा है उसके अंदर उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ उन जातियों के लिए स्पेशली बनाया, इसके अंदर उपवर्गीकरण या कैटेगराइजेशन उन जातियों के लिए स्पेशली किया गया है जो कि अभी भी विकास की जो मुख्य धारा है उससे विकास की मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए हैं, उनके लिए है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का ये नया वर्डिक्ट आया है, जिसके अंदर इसने अपने ही फैसले को बदला है। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि जो वो निर्णय पहले दिया है उस निर्णय पे दोबारा उससे ज्यादा जजों की बेंच बिठाए और उस पे अपना फैसला दे पाए। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा ये बताइएगा। साथ ही साथ आपको हम अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें 1-to-1 टेस्ट, पीटी टेस्ट, मेन टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाता है। साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। इसकी फीस जो है 33,000 रुपीज है। फिर पेड कोर्स के रूप में आप एनसीईआरटी बेस्ड न्यूली पैटर्न पे जाएंगे तो ये 20,000 का है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स की है। साथ ही साथ एथिक्स और ऐसे भी 20,000 में है, इसकी वैलिडिटी भी 2 इयर्स है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।